हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। और देखिए, अभी आज हम लोग फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करेंगे। पहला पार्ट मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एलिमेंट्री कैनाल तक का पढ़ाया था, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट को आपको मैंने बताया और उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन भी करा दिए थे। सो सभी बच्चे और जितने लोग इसे देख रहे हैं ध्यान से समझेंगे। आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म में डाइजेस्टिव ग्लैंड के विषय में बात करेंगे। मैंने कहा था जब हमें कोई सिस्टम पढ़ना है तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता था, तो वो जैसे मैंने कहा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा डाइजेशन। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में खत्म कर दी थी। फिर हमने कहा डाइजेस्टिव आर्गन्स कौन से होते हैं, तो डाइजेस्टिव आर्गन को हमने बांटा था। सबसे पहले मैंने कहा प्राइम आर्गन क्या होगा, तो आपको बताना शुरुआत हो रही है कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो आगे हमें इसका फायदा मिलेगा। तो जरा देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी हैं और कैसे शुरू करेंगे इसको। तो देखते हैं जरा, डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे। सो देखो, सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो अच्छा एक बात बताओ, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड डाइजेशन पर हेल्प करती हैं। अभी इसके पहले वाले वीडियो में जो सर बना रहे थे बाटनी सर, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ पता नहीं किस तरह से, तो इसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। थोड़ा 1-2 मिनट उसमें डिस्टर्ब हुआ था, शायद अब सब कुछ सही हो गया है। तो अब आराम से देखिए। तो देखो, आ जाते हैं पॉइंट में। अब हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के। याद करो जरा कौन कौन से पार्ट होते थे एलिमेंट्री कैनाल में। तो मैंने कहा था माउथ, इसके बाद बक्कल कैविटी आई थी, फिर आया था फेरिंग्स, फिर फूड पाइप या ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम, जुजिनम, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन आई थी, जिसमें सीकम, कोलन और रेक्टम तक के पार्ट थे। अब देखो, आज हम लोग इस चीज को मैं आगे फिर से पढ़ाऊंगा, तो उसके पहले आप देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के अलावा डाइजेशन में हेल्प कौन करता है। तो डाइजेशन में हेल्प करने के लिए आपको पता है डाइजेशन में हेल्प करे ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो जरा देखते हैं कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं और कैसी होती हैं, इसे समझें। थोड़ा सा मजा आएगा इसको समझने में, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड सबसे पहले जब एलिमेंट्री कैनाल शुरू हुई तो उसमें आया माउथ, और माउथ के बाद वहां नीचे एक गुहा है, कैविटी है, जिसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ नीचे की तरफ किसमें खुलता है, तो आपने कहा माउथ या मुख किसमें खुलता है? मुख खुलता है, मुख गुहा या बक्कल कैविटी में। अब देखिए, इस बक्कल कैविटी वाले रीजन में डाइजेशन की क्रिया होगी। यहां पर डाइजेशन कैसा? केमिकल डाइजेशन होगा। तो क्वेश्चन बनता है बक्कल कैविटी वाले रीजन में कैसे डाइजेशन होता है। तो बक्कल कैविटी वाले रीजन में स्लेवरी ग्लैंड होती हैं। देखियो, ये लिखी हुई है स्लेवरी ग्लैंड। तो पहली ग्लैंड जो मैंने लिखी, पहले एक बार नाम भी याद कर सकते हैं। रिलेटेड ग्लैंड कौन कौन सी हैं? स्लेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड, क्रिप्टा ऑफ लीवर कोन, लीवर और पेंक्रियाज। इतनी ग्लैंड्स आपको हम यहां पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लेवरी ग्लैंड कहां है। तो आपको बस एक वर्ड बताना है, स्लेवरी ग्लैंड होंगी कहां पर। स्लेवरी ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? लार ग्रंथियां। सो देखिए, ये लार ग्रंथियां हैं जो कि स्लाइवा का स्राव करती रहती है। सिक्रीट करेंगी क्या? स्लाइवा सिक्रीट करती हैं। कहां प्रेजेंट है? सो आपको आंसर देना है, ये बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है। दूसरी ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होंगी? तो ये होंगी स्टमक में। स्टमक में पाई जाएंगी तो इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे। ब्रूनर ग्लैंड कहां होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले रीजन में। क्या नाम है पहले रीजन का? बताइए जरा, क्या नाम था पहले रीजन का? सबको पता है, जल्दी से कोशिश करिए। सो पहले रीजन का नाम था डिओडिनम। बिल्कुल सही बताएंगे लोग, मुझे पता है, लेकिन इसमें मैंने आज ये कोई क्वेश्चन वैसा नहीं है, आपको पता है। ये क्या हो गया? डिओडिनम। ये डिओडिनम वाले रीजन में कौन सी? ब्रूनर ग्लैंड होती है। और कहां पर? ये डिओडिनम की सब
म्यूकोसा में उपस्थित होती हैं। तो इनके विषय में भी आज हम डिटेल देखेंगे और समझेंगे। और इसके बाद क्रिप्ट ऑफ लीवर कून, ये कहां होंगी? तो लीवर कून, क्रिप्ट ऑफ लीवर कून जिनको कहेंगे, ये कहां होंगी? तो आपको बताना पड़ेगा डियोडिनम, जिजिनम और इलियम में। देखिए कहां कहां पर? डियोडिनम में भी, जिजिनम में भी और इलियम में भी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए क्रिप्ट ऑफ लीवर कून कहां होंगी, ये ग्रंथियां कहां होती हैं? तो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब तो हो गया पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरी छोटी आंत में है। इसी वजह से क्रिप्ट ऑफ लीवर कून को क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑफ लीवर कून का नाम इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। क्या नाम होगा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इनके विषय में मैं डिटेल बताऊंगा। अब देखिए इधर ब्रूनर ग्लैंड, पहले सिर्फ लोकेशन समझो। ब्रूनर ग्लैंड कहां है? डियोडिनम में। डियोडिनम के किस लेयर में? सब म्यूकोसा में। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस और सिरोसा, इतने रीजन आएंगे। चिंता मत करो, हिस्टोलॉजी जब बताऊंगा इसकी तब पूरी चीजें बताएंगे। अभी बस आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। सब म्यूकोसा में होती है। कहां पर? सब म्यूकोसा में होंगी। तो ये ब्रूनर ग्लैंड या ब्रूनर ग्रंथियां डियोडिनम वाले रीजन में सब म्यूकोसा में होती हैं। और डियोडिनम में पाए जाने की वजह से, अब देखो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में तो नहीं है, पूरी छोटी आंत में ना होने की वजह से इनको सिर्फ क्या कहते हैं? इनका नाम डियोडिनल ग्लैंड है। अब देखो यहां से जितने क्वेश्चन बनते हैं जरा एक बार देख लेते हैं। लीवर और पेंक्रियाज आप समझते हो। पहला क्वेश्चन बनता है स्लेवरी ग्लैंड कहां होंगी? सो स्लेवरी ग्लैंड मुख गुहा में चारों तरफ हैं और इनकी डक्ट कहां खुलती है? मुख गुहा में। दूसरा क्वेश्चन सिर्फ प्रेजेंस के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं, भाई क्वेश्चन लेके चलेंगे, बहुत मजा आएगा थ्योरी पढ़ने में और क्लियर होता है। जब क्वेश्चन लेके नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो कॉम्पिटिटिव स्टडी नहीं होगी। तो अब देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां है? स्टमक में। ये तो बड़ा सरल है, सबको समझ में आ जाता है। कहां पर गड़बड़ होती है? ब्रूनर ग्लैंड में। तो ब्रूनर ग्लैंड में दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ब्रूनर ग्लैंड कहां होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के पहले भाग में, जिसका नाम डियोडिनम है। और फिर क्वेश्चन पूछा गया डियोडिनम में कहां है? तो ध्यान रखना, ये स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड या क्रिप्ट ऑफ लीवर कून, ये सब की सब कहां होती हैं? ये सब म्यूकोसा में होती है। कहां पर होंगी? म्यूकोसा में। ये भी कहां पर होंगी? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहां होंगी? म्यूकोसा में होंगी। लेकिन अगर कहा जाए कि ब्रूनर ग्लैंड कहां है, तो आंसर आएगा सब म्यूकोसा। देखो क्वेश्चन क्या आया, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सब म्यूकोसा में पाई जाती है? तो अब देखो ऑटोमेटिक आपको आंसर पता चल गया कि ब्रूनर ग्लैंड ऐसी है जो कहां पाई जाएगी? ये सब म्यूकोसा में पाई जाती है। और इसका नाम दूसरा क्या है? डियोडिनल ग्लैंड भी रखा गया। तो खैर आज का पॉइंट जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उसमें यह बताने जा रहे हैं कि डाइजेशन से या पाचन तंत्र से संबंधित आर्गन कौन कौन से हैं। उनमें पहले एलिमेंट्री कैनाल आई थी, उसकी बात कर दी। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड आ रही हैं। इससे संबंधित ग्रंथियों में सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लीवर कून डायरेक्ट जुड़ी हुई है। इसके बाद लीवर और पेंक्रियाज, दो ग्रंथियां आपको और मिलेंगी, उनको भी आपको बहुत डिटेल पढ़ना है। तो इसके बाद क्या होगा? लीवर और पेंक्रियाज, उनका अलग से ही वीडियो बनाएंगे। तो अब इस तरह से आप देखेंगे। अब देखो एक एक को थोड़ा थोड़ा सा लेके चलते हैं और क्वेश्चन करेंगे और मजा करेंगे। देखिए तो अब अगर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे कहा जाए स्लेवरी ग्लैंड, तो पहला वर्ड मैं पूछता हूं, अभी दिखाऊंगा इसका डिटेल। सो स्लेवरी ग्लैंड में अब देखिए काफी कुछ रिटन मैटर है पहले से, जिससे मुझे समझाने का समय मिल जाए। और सारे वो बच्चे जिनका बिल्कुल फोकस है कि मैं इस बार सेलेक्ट ही हो जाना है, और 11th वाले या 12th वाले बच्चे तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आ जाएगा, थ्योरी को समझते रहिएगा। बात देखिए, अब पहला वर्ड आता है स्लेवरी ग्लैंड। बस कुछ क्वेश्चन करने के लिए आपको पता चल गया स्लेवरी ग्लैंड कहां? बक्कल कैविटी वाले रीजन में खुलती है इनकी डक्ट। तो पहला क्वेश्चन स्लेवरी ग्लैंड। अब भाई नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे और बताते जाएंगे मुझे क्या स्लेवरी ग्लैंड
कितनी होती हैं? पहली तो आपसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में, मैन में कितनी सलेवरी ग्लैंड होती है। सो आई थिंक आप लोगों के पास क्वेश्चन तो आ गया है और आंसर आप बताएंगे कितनी सलेवरी ग्लैंड होती हैं, जरा बताने की कोशिश करिए। तो देखो सलेवरी ग्लैंड की संख्या अगर हम कहें मैन में कितनी होती है, मींस ह्यूमन में कितनी होंगी, तो आंसर आपको देना है 3 पेयर्स। कितनी होंगी? 3 मत बोलिएगा, 3 पेयर्स बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम कहें कि 3 पेयर्स अगर रैबिट में बोला जाता कितनी होती है, तो इन्हीं की संख्या होती है रैबिट में 4 पेयर्स, 4 जोड़ी। मैन में 3 जोड़ी, रैबिट में 4 जोड़ी। और अगर आपसे कहा जाए, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट में, किसमें? अगर हम बात करें 5 किस्में होती हैं, 5 जोड़ी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 जोड़ी सलेवरी ग्लैंड किसमें होती हैं, जल्दी से सोचिए और जवाब देते रहिए। 5 पेयर सलेवरी ग्लैंड फाउंड इन, क्या आंसर होगा? आपको पता है, आई थिंक आपने आंसर दिया भी होगा, तो देखते जाएं जरा कौन कौन से आंसर दे रहे हैं लोग। कितनी, मैंने पूछा 5 जोड़ी किसमें है, ये आपके पास क्वेश्चन है। हाँ 3 जोड़ी तो सबने कहा। अब इसके बाद मैं पूछ रहा हूं 5 जोड़ी किसमें होंगी, आपको बताना है। तो देखो अब इसके लिए कुछ लोगों का आंसर आ रहा होगा, ध्यान दीजिए, मैं आंसर बता देता हूं जिन लोगों ने लिखा होगा। तो देखो कैट में कितनी होंगी? 5 पेयर। अब देखो अपने मन से जब मैंने कहा ना कि ये 3 जोड़ी मैन में, 4 जोड़ी रैबिट में, 5 जोड़ी कैट में, ऐसे जैसे मैंने कहा ना, तो आपके मन में एक उत्सुकता ऑटोमेटिक आ जाती है, क्या कि जरा देखें उनके नाम क्या है। तो जैसे आपसे अब मैं पूछूं कि मैन में जो सलेवरी ग्लैंड होती हैं उनका नाम क्या है, तो पहले याद कर लें सलेवरी ग्लैंड जो मैन में होंगी उनका नाम क्या होगा, यहीं पर याद कर लीजिए। पहले नाम है पैरोटिड। कौन सी? पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड। फिर इसके बाद कौन सी है? सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी, इसी को कहते हैं सब मैंडिबुलर भी कह सकते हो सभी बच्चे, सब मैंडिबुलर ये भी बोल सकते हैं। एक बोलिए चाहे कुछ बोलिएगा, क्यों? ये देखो इस जबड़े की हड्डी के पीछे, मतलब दोनों जाके बीच में है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। अब देखिए आगे आती है सबलिंगुअल। ये कहां होगी? ये टंग के नीचे, जीभ के नीचे पाई जाती है। इसका मतलब ये तो 3 जोड़ी हुई। अब देखो इनको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम देख के चले इसको, तो ये देखिए इस स्ट्रक्चर में आप इसको देख सकते हो। सो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा छोटा कर दें तो शायद क्लियर दिख रहा होगा। सो अब देखिए इसमें सबसे पहले ये सलेवरी ग्लैंड में है, ये लिखी हुई है देखो सबलिंगुअल। कौन सी? आपने देखा ये है सबलिंगुअल। और जो सबलिंगुअल है, ये सबलिंगुअल कहां पर प्रेजेंट होती है, तो आपको बताना है सबलिंगुअल प्रेजेंट होगी जीभ के नीचे। कहां पर? जीभ के नीचे पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंस क्या बताओगे, तो ये टंग के नीचे होती है, जिसका नाम सबलिंगुअल है। और देखिए ये आपके देखो ईयर, ये ईयर है ना एक्सटर्नल, अगर आपको ईयर पिन्ना बनाए तो देखो ऑडिटरी मीटस ये होगा, और ऑडिटरी मीटस के पीछे की तरफ ये ग्लैंड है। जो ऑडिटरी मीटस के पीछे होगी उसका नाम क्या होगा? पैरोटिड। तो ये दूसरी ग्लैंड हो गई, ये पैरोटिड है, ये सबलिंगुअल है। और देखो ये जा एंगल पे पाई जाएगी ना, इसी वजह से इसका नाम सबमैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी है। तो ये हो गई। अब देखो अब मैं सेट करता हूं थोड़ा सा बढ़िया ढंग से समझें। इसके बाद ये देखो इनमें से क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, जल्दी से बोलने की कोशिश करिए, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी ग्लैंड अगर पूछा जाए तो आंसर देना होगा, समझ गए होंगे शायद सभी बच्चे। सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड कौन सी होती है? पैरोटिड। ये सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड है।
ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी सेरेब्री ग्लैंड है, लेकिन इससे सिर्फ 25% सलाइबा, कितना 20% सलाइबा निकलता है। कितना होता है? सिर्फ 25%। तो बड़ी सबसे है, लेकिन सिर्फ कितना सलाइवा निकलता है? इससे सिर्फ 25% निकलता है। अब देखो सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? क्या आंसर दोगे? ये सबसे छोटी है या ये सबसे छोटी है? मींस सब लिंगुअल सबसे छोटी है या सब मैंडिबुलर सबसे छोटी है? सो आंसर देना पड़ेगा कौन सी सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी है सब लिंगुअल। और सब लिंगुअल क्या करेगी? सिर्फ 5%, कितना? सिर्फ 5% लार या स्लाइबा का स्राव करती है। कितना? सिर्फ 5% स्लाइबा का स्राव कौन करती है? ये वाली ग्रंथि, जो कहां है? जो टंग के नीचे, जीभ के नीचे, सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी पूछा जाए पैरोटिड, आंसर दे देना। सबसे छोटी पूछी जाए सबलिंगुअल बताना। सबलिंगुअल कहां होती है? जीभ के नीचे होती है। पैरोटिड कहां होती है? तो ऑडिटरी कैनाल है, ये आपका ईयर पिन्ना है, ये आगे चल करके ऑडिटरी कैनाल बनाएगा, ऑडिटरी कैनाल के पीछे होती है। तभी आपको बताया हो गया होगा कि पैरामिक्सोवायरस, देखो फिर मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, पैरामिक्सोवायरस के इंफेक्शन के कारण इस पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने से एक डिसीज, बीमारी हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कोशिश करिए, कौन सी होगी? कौन सी बीमारी? बहुत सरल है, सभी बच्चे बता सकते हैं, मेरी समझ में सभी लोग कोशिश करो। सबसे बड़ी सलेब्री ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड है, और इस सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड जो कि स्लाइबा सिर्फ 25% निकालती है, पैरामिक्सोवायरस के इंफेक्शन की वजह से ये इसमें एक बीमारी हो जाती है, डिसीज, उसे क्या कहेंगे? सो आंसर देना पड़ेगा, बोलो जल्दी से। इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? मम्प डिसीज। क्या कहते हैं? मम्प। सो इसी में इंफेक्शन होने से मम्प डिसीज हो जाती है, ध्यान रखना। तो इस तरह से इसमें इंफेक्शन होता है, इसका मतलब सबसे बड़ी है, इंफेक्शन भी हो जाता है, और पैरामिक्सोवायरस का इंफेक्शन होने से मम्प डिसीज हो जाती है, खाने पीने में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, और जिनको ज्यादा हो जाती है भाई तो कभी कभी तो बहुत प्रॉब्लम आती है। सो अब इसके बाद कौन सी आती है ग्लैंड? जरा सब लिंगुअल तो बता दिया, 5% स्लाइबा का स्राव करेगी, सबसे छोटी है। इसका मतलब अब देखिए हमारे पास एक बीच वाली बची जो पैरोटिड से छोटी है, सब लिंगुअल से बड़ी है, और दोनों जाके बीच में पाई जाती है, जिसका नाम सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी है। ये ग्लैंड की खास बात है कि ये बड़ी तो बहुत नहीं है, लेकिन ये 70%, कितना? 70% स्लाइबा का स्राव करती है। कितनी? ये 70% स्लाइबा का स्राव करती है। इस प्रकार से ये आपको पता चला कि मनुष्य में कितनी 3 जोड़ी सलेब्री ग्लैंड होंगी। उनमें सबसे पहले एक सबसे बड़ी है जो ऑडिटरी कैनाल के, या कान की ट्यूब है ना, ऑडिटरी कैनाल के पीछे उपस्थित होती है, और 25% स्लाइबा का स्राव करती है। पैरामिक्सोवायरस के इंफेक्शन के कारण मम्प डिसीज हो जाती है। अब जरा देखिए, इसके बाद सबसे छोटी ग्लैंड का नाम है सबलिंगुअल, जो कि 5% सिर्फ स्लाइबा का सिक्रीजन करती है। कितने परसेंट? 5। इसके बाद सब मैंडिबुलर जो जाइंगल में है यहां पर, और ये 70% स्लाइबा का स्राव करती है। अब देखिए फिर से, अब ये बात तो सारे बच्चे समझ लेंगे, छोटे वाले बच्चे जो भी पहली बार पढ़ रहे हैं वो बच्चे बहुत ढंग से ध्यान से सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा। मैं एकदम अलग तरह से बता रहा हूं आपको, फिर एक सीक्वेंस में जैसे चल रहे हैं वैसे आप समझते जाइएगा, आ जाएगा आपको ये सब बातें। आपने देखा कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित पहली ग्रंथियां या ग्लैंड कौन सी थी? सलेब्री ग्लैंड थी। मनुष्य में कितनी जोड़ी थी? 3 जोड़ी। उनका नाम क्या था? तो पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब या सब मैक्सिलरी, सब लाइन, और कौन सी है? सबलिंगुअल। ये कहां पर पाई जाती है? टंग के नीचे। ये सारी बातें मैंने बता दी।
इनमें से क्वेश्चन बनेगा सबसे बड़ी कौन सी है, आंसर पैरोटिड देना है। लेकिन सलाइवा सिर्फ 25% स्रावित करता है। इसके बाद सब मैंडिबुलर, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी है, जायंगल में है, 70% सलाइवा स्रावित करती है, 60% सलाइवा स्रावित करती है। इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन जो इधर के थे मैंने आपको बताए। अब देखो फिर आपके लिए क्वेश्चन। अब हमने कहा रैबिट और अदर जो मैमल हैं उनमें कुछ में एक एडिशन, रैबिट, आप सिर्फ रैबिट की बात कर लीजिए तो रैबिट में कितनी थी, एक जोड़ी एडिशनल थी। वो कौन सी है, तो रैबिट में क्या कहोगे, रैबिट में कौन सी, 3+1 पेयर। इसका मतलब जो 3 पेयर कौन सी थी, मनुष्य में थी, वो तो है, और एक जोड़ी एक्स्ट्रा हो गई जिनका नाम इंफ्रा ऑर्बिटल है। सब लोग बताएं, इंफ्रा ऑर्बिटल। ये इंफ्रा ऑर्बिटल है जो आई बाल के नीचे उपस्थित होती हैं, इनका नाम इंफ्रा ऑर्बिटल। मनुष्य में ये नहीं पाई जाती, ध्यान रखिएगा। तो ये भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको बताना है इनमें से कौन सी सलेवरी ग्लैंड मनुष्य में नहीं पाई जाती है, तब आपको मुख्यतः यही देते हैं, कौन सा, इंफ्रा ऑर्बिटल। क्यों, रैबिट में है लेकिन मैन में नहीं होगी। अब अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया आपके लिए। मैंने कहा था कैट में, बिल्ली में, कैट में 4 पेयर ये प्लस एक और एक्स्ट्रा हो गई, इसका नाम क्या है, तो बताना पड़ेगा। इस ग्लैंड का नाम क्या होगा, जरा सोचिए सब लोग और जवाब देने की कोशिश करिए। कौन सी ग्लैंड होगी, क्या नाम होगा इसका, क्या बताएंगे, जरा सोचिए, जल्दी से सोचिए और आंसर दीजिए। क्या होगा, हां देख रहा हूं मैं कौन कौन आंसर दे रहे हैं यहां पे। क्या नाम होगा, एक्स्ट्रा, कौन सी ग्लैंड है भाई, सभी लोग कोशिश करिए और बताइए कौन सी ग्लैंड होगी, बताइए। हां, अगर कुछ लोग आंसर दे रहे हैं तो ध्यान दें, और नहीं दे रहे तो बिल्कुल याद कर लेंगे यार, बहुत सरल नेम है, इसका नाम है मोलर ग्लैंड। कौन सा, मोलर। क्यों, क्योंकि बिल्ली में 3rd मोलर टीथ, कौन सा, 3rd मोलर के पास इसकी डक्ट खुलती है, इस वजह से इसको मोलर ग्लैंड कहते हैं। तो अब देखो, अब स्मार्ट हो जाओ यार, बिल्कुल ऐसे कंपटीशन का क्वेश्चन काम करना है ना। हमने कहा ना 25 मिनट के अंदर सारे 45 क्वेश्चन करने हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी अगर इनकम्प्लीट होगी तो गड़बड़ होगा, लेकिन आप कर सकते हो। देखो 3 पेयर मैन में, 4 पेयर रैबिट में, एक एक्स्ट्रा पेयर किसमें हो गई, कैट में। जो मैन में रैबिट में एक्स्ट्रा हुई, इंफ्रा ऑर्बिटल है, कहां है, आई बाल के पीछे। इसके बाद कैट में एक एक्स्ट्रा है, वो कौन सी हो गई, तो आंसर देना है, मोलर हो गई। तो देखो मोलर हो गई, और ये मोलर क्यों मोलर कहलाई, क्योंकि ये 3rd मोलर टीथ, कौन सा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर है ना, तो 3rd मोलर के पास इसकी डक्ट खुलती है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी ग्लैंड है, हो गया। अब जरा देखो, अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या, मैंने इसमें क्वेश्चंस लिख दिए हैं, जवाब आपको देने हैं और हम उन्हें एक्सप्लेन करते जाएंगे। डक्ट, जो ग्लैंड है इनमें जो डक्ट हैं उनके नाम बताइए। अब जरा सबके लिए फिर से क्वेश्चन आ जाता है, अब आपको डक्ट के नेम बताने और देख के डक्ट का नाम बताना है। तो देखो पैरोटिड ग्लैंड आपके पास है, कौन सी ग्लैंड है आपके पास, पैरोटिड ग्लैंड है। तो पैरोटिड ग्लैंड से देखो, ये पैरोटिड ग्लैंड है, इससे निकली हुई डक्ट है, इस डक्ट का नाम क्या है, क्या बताएंगे, जल्दी से कोशिश करिए। हम लोग स्ट्रक्चर में पहुंच जाते हैं और देखते हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड है और इस पैरोटिड ग्लैंड की ये डक्ट है। सो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या होगा, मैंने ये पूछा। तो देखिए अब हम यहां लिखते हैं, देखिए यहां पर पहली कौन सी हो गई, पैरोटिड। पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर डक्ट की ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है। और तीसरा हो गया सब लिंगुअल, सब
लिंगुअल ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोई छोड़ नहीं सकता। ध्यान से आप कोशिश करो, सभी लोग जो बता सकते हैं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो इसको ध्यान से याद करेंगे तो शायद आंसर आ गया होगा। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम, ये लगभग यस के आकार की होती है। याद करो क्या नाम था इस ग्लैंड, ये डक्ट होती है लगभग यस के आकार की। और इस ग्लैंड का नाम क्या है ये मैंने आपसे पूछा है, शायद कुछ बच्चे बता रहे होंगे। मान लो ये पैरोटिड ग्लैंड है और इससे डक्ट निकल रही है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड से निकली हुई डक्ट यस के आकार की है, इसका नाम क्या होगा? कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया है। सो देखते हैं कौन कौन से बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है और कैसे कर रहे हैं। सो देखो इसका नाम होगा स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट, ध्यान रखिएगा कौन सी डक्ट हो गई? स्टेंसन डक्ट है। याद कर लीजिए क्या कहेंगे, हिंदी में भी वही रहेगा, नाम तो एक ही है तो नाम देना पड़ेगा स्टेंसन डक्ट। अब देखो स्टेंसन डक्ट के बाद सब मैक्सिलरी, जो सब मैक्सिलरी है इस सब मैक्सिलरी में कौन सी डक्ट होगी जरा ये बताइए। तो जो सब मैक्सिलरी है उसकी डक्ट का नाम क्या है? आपको मैंने बताया ये मैक्सिला के नीचे उपस्थित है और इस मैक्सिला के नीचे उपस्थित ग्लैंड से ये डक्ट निकल रही है, बहुत है। और देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम वर्सन डक्ट है। वर्सन डक्ट। और अब ये देखिए इसके बाद अब तीसरी आती है सब लिंगुअल। ये सब में इसके लिए है ये वाली ग्लैंड। अब इसकी बात करते, अब अगर हम सब लिंगुअल की बात करें तो सब लिंगुअल से जो डक्ट निकलती है, देखिए ये कैसी ग्लैंड होती है, इसको अगर देखा जाए तो ये किसके नीचे है पहले ये बताइए। तो ये टंग के नीचे होती है इस तरह की, और ये इससे छोटी छोटी बहुत सी 15 से 20 डक्ट निकलती हैं, इनका नाम होता है। और यहां है आपकी टंग, तो ये ऊपर इसके क्या है? टंग रीजन है। और यहां से जो डक्ट निकलती हैं इनका नाम क्या है? डक्ट ऑफ रेविनस। क्या बोलेंगे? इनका नाम हो जाएगा डक्ट ऑफ रेविनस। डक्ट ऑफ रेविनस। ये डक्ट ऑफ रेविनस होगी। और इनका दूसरा नाम भी होता है बर्थोलियन डक्ट। क्या नाम रख सकते हैं इनका? बर्थोलियन डक्ट भी रख सकते हैं। अब देखो स्टेंसन डक्ट, वर्सन डक्ट, डक्ट ऑफ रेविनस और बर्थोलियन डक्ट। सभी बच्चे याद करने की कोशिश करें। स्टेंसन डक्ट, वर्सन डक्ट और डक्ट ऑफ रेविनस। इसी वर्सन डक्ट के बाद ये डक्ट ऑफ रेविनस जो होगी ना, इसी को क्या कहते हैं? बर्थोलियन डक्ट भी कहते हैं। ये छोटी छोटी सी डक्ट होती हैं जो 15 से 20 हैं, 15 to 20। इस तरह से आपने देखा ये डक्ट कौन कौन सी डक्ट थी। अब देखो सब बच्चों को पता चल गया होगा, पहले स्टेंसन, दूसरी वर्सन, और इसके बाद कौन सी? रेविनस। और इसके बाद एक कौन सी आती है? रेविनस का दूसरा नाम क्या है? बर्थोलियन डक्ट। इनको ध्यान से याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डक्ट के नेम आपको बहुत ध्यान से समझकर याद करने पड़ते हैं। अब देखो इन डक्ट की अगर हम आगे देखते हैं, इधर देखें, अभी ये स्लेवरी ग्लैंड में फिर से एक बार समझ लेते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा आता है, अब देखो बहुत आराम से समझना है। सबसे पहले आपने देखा, अब इस चीज को हम लोग पहले एक बार पूरी जानकारी हो गई, अब इस चीज को हम लोग यहां समझते हैं। तो आपने देखा ग्लैंड का नाम क्या है? आपने कहा ग्लैंड का नाम, पहली ग्लैंड का नाम है कौन सी? ये है पैरोटिड ग्लैंड।
पैरोटिड ग्लैंड से डक्ट निकलती है जिसका नाम स्टेंसन डक्ट है। अब सभी बच्चे तैयार हो जाओ आंसर देने के लिए और बहुत ढंग से समझने के लिए। अगर आपसे कहा जाए कि स्टेंसन डक्ट कौन सी पैरोटिड ग्लैंड है, कौन सी पैरोटिड ग्लैंड, डक्ट हो गई स्टेंसन डक्ट, और ये खुलती कहां है। अब देखिए पहला कि ये स्टेंसन डक्ट कहां पर खुलती है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अधिकतर बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। तो आपको ध्यान से इसका जवाब देना है और सोच कर बताओ स्टेंसन डक्ट कहां पर खुलती है। देखते हैं स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है या नहीं। तो देखो ये यहां पर बनी है, लेकिन समझें पैरोटिड ग्लैंड की ये डक्ट आकर कहां खुलेगी, तो आपको बताना होगा कि ये डक्ट आगे की तरफ आने के बाद कहां पर, ये अपर जा, ये ऊपर वाला जा है ना, तो लिप और गम, ध्यान रखना ऊपर वाले जबड़े में। देखिए ये लिप्स है और लिप्स और गम के बीच में जो प्लेस है, स्थान है, उसे क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो अपर वेस्टिबुलर कैविटी, क्या कहोगे, अपर वेस्टिब्यूलर कैविटी में खुलती है। जो बच्चे बिल्कुल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि ये डक्ट कहां खुलने वाली है, तो आपको बताना है ये डक्ट ऊपरी जबड़े में, ध्यान रखना कहां पर, लिप्स और गम के बीच, मतलब मसूड़े और लिप्स के बीच जो जगह है उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल, और उस वेस्टिब्यूल वाले रीजन में खुलती है। तो पहला आंसर बहुत से बच्चों ने दिया होगा कि कहां पर, वेस्टिबुलर रीजन में खुलती है। अब देखो भाई सारे बच्चे अगर इसमें दिमाग लगा लेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन उनको समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे यहीं पर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अब आता है सब मैक्सिलरी कि ये डक्ट है वाटसन डक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए वाटसन डक्ट कहां खुलती है, तो ध्यान रखना दूसरी डक्ट का नाम है वाटसन डक्ट। अगर इसको, इस डक्ट की बात करें, सो ये डक्ट क्या होगा, ये कहां पर खुलती है, तो इसका आंसर देना पड़ेगा ये डक्ट सबसे लंबी है, लार्जेस्ट डक्ट होगी, सबसे बड़ी डक्ट है। और ये सबसे बड़ी डक्ट देखो, सोचो यहां जाए एंगल से शुरू होकर के अंदर अंदर आकर लोअर इंसीजर के पीछे, ध्यान रखना कहां, लोअर इंसीजर, इंसीजर के पीछे खुलती है। कहां पर, ये इंसीजर है, इनके बैक साइड में जाकर खुलती है। तो ध्यान रखना वाटसन डक्ट कहां खुलेगी, ये हमारे इंसीजर दांत के पीछे खुलती है। अब तीसरी आती है सबलिंगुअल। ये सबलिंगुअल कहां, ये है, ये कहां खुलेंगी, तो आपको पता है कि ये ग्रंथ कहां पर खुलती है, ये हर समय जो आपके पास ये है ना, तो ये टंग है ना, तो इसका मतलब ये जीभ के नीचे खुलती है। तो इसमें खैर कोई खास बात नहीं थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़े एडिशनल क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझना पड़ेगा। डक्ट के नेम ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिए हुए हैं, आप ठीक से पढ़ें। देखो ये हो गई पैरोटिड ग्लैंड, इसकी डक्ट का नाम स्टेंसन डक्ट है। दूसरी ये हो गई सब मैंडिबुलर, और सब मैंडिबुलर डक्ट का अभी वाटसन डक्ट नाम बताया मैंने। और ये छोटी छोटी सी डक्ट इसमें रिप्रेजेंट की गई हैं। उन छोटी छोटी डक्ट की अगर बात करें तो वही छोटी छोटी डक्ट, डक्ट ऑफ रेविनस है। आपके एनसीईआरटी में सीधे लिख दिया जाता है स्लेवरी डक्ट, लेकिन अगर थोड़े कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सब बताना है। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट कहां खुलेगी, तो आपको बताना है लिप्स और गम के बीच में जो वेस्टिबुलर कैविटी है वहां खुलती है। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, इसकी डक्ट सबसे लंबी होती है, और ये कहां पर, सोचो ये हमारे जो नीचे वाले जबड़े में इंसीजर टीथ हैं उनके पीछे खुलती है। और
इसके बाद ये स्लेवरी सब लिंगुअल ग्लैंड है, ये कहां पर, टंग के नीचे खुलती है, इसकी डक्ट का नाम डक्ट ऑफ रेवनस या वर्थोलियन डक्ट होता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसके विषय में बताया गया जो आप समझ सकते हो। इसका मतलब पहली कौन कौन सी ग्लैंड थी, अगर आपसे कहा जाए तो ये ग्लैंड हुई स्लेवरी ग्लैंड। अब देखो, अब बहुत शार्ट में जल्दी से कुछ चीजें देख लेते हैं, फिर हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। क्या, देखिए ये ग्लैंड हो गई, इन ग्लैंड के बाद बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड की। अब आते हैं स्टमक में। तो देखो स्टमक में हमारे कौन कौन सी, स्टमक में हमारे अगर पार्ट देखा जाए तो 3 पार्ट होंगे स्टमक, वैसे एनसीईआरटी में 4 दिए होंगे। तो वहां पर जो ग्लैंड होंगी उनका नाम होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। और स्टमक, कार्डियक, पाइलोरिक, फंडस, 3 पार्ट हैं, लेकिन ध्यान रखना कार्डियक के साथ एनसीईआरटी में बॉडी भी दिया होगा, फिर फंडस दिया होगा और पाइलोरिक। तो कार्डियक रीजन में जो ग्लैंड होती हैं उनका नाम कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ग्लैंड वही है जिनका नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लेकिन उसके नाम के बिहार पर जैसा स्टमक का पार्ट है वैसी ही होंगी। तो गैस्ट्रिक आप सीधे याद कर लो आज के लिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां है, स्टमक में पाई जाती हैं। इसका जो मेन पार्ट स्टमक का है वो फंडस है या फंडिक स्टमक। तो मेन स्टमक में, फंडिक स्टमक में जो ग्लैंड होंगी, ध्यान रखना टाइप कौन कौन सी होंगी, तो आप बताओगे ग्लैंड का नाम क्या क्या दे सकते हैं हम, तो आप ऐसे नाम बता दीजिए। देखिए ध्यान से, स्टमक के पार्ट के नाम के बिहाफ पर ग्लैंड का नाम क्या हो जाएगा, कार्डियक, कार्डियक ग्लैंड। दूसरा हो जाएगा फंडिक या फंडस, फंडिक ग्लैंड। और तीसरा रख देंगे पाइलोरिक ग्लैंड। ऐसे हम इनके नाम रख सकते हैं। तो देखिए नाम आप इस तरह से इनके बना सकते हो। स्टमक के, कार्डियक स्टमक में पाई जाने वाली, फंडिक में पाई जाने वाली और पाइलोरिक स्टमक में पाई जाने वाली ग्लैंड। अब जरा देखो इनमें से ये मेन, ये पार्ट की जो ग्लैंड है, मीन्स जो फंडिक ग्लैंड है ये मेन है। क्यों, क्योंकि इनमें एनसीईआरटी में 3 टाइप की सेल दी हुई होंगी, लेकिन वास्तव में इसमें कितनी, 5 टाइप की सेल होती है। उन 5 टाइप की सेल में सभी बच्चे नाम लर्न करने की कोशिश करें। पहली का नाम है चीफ सेल। क्या नाम है, पहली का नाम चीफ सेल या पेप्टिक सेल या जाइमोजेनिक सेल है। अब देखो सभी बच्चे इसको पहले याद कर लेंगे तुरंत। सबसे प्रमुख सेल हैं जिनका नाम क्या है, चीफ सेल या पेप्टिक सेल या जाइमोजेनिक सेल। और ये जो सेल होती हैं, ध्यान रखना, ये सेल क्यों मेन है, क्योंकि यही डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेंगी। क्या करती हैं ये सेल, डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव करती हैं। कौन सी, चीफ। इनका दूसरा नाम क्या है, पेप्टिक सेल। तीसरा क्या है, जाइमोजेनिक। ये जाइमोजन सेल क्यों कहलाती हैं, तो आंसर देना होगा क्योंकि ये इनएक्टिव एंजाइम निकाल रही है। कैसा, इनएक्टिव एंजाइम। ये इनएक्टिव एंजाइम निकालती हैं और इनमें जाइमोजन ग्रेन्स पाए जाते हैं, तभी इनका नाम जाइमोजन सेल भी है। तो पहली कौन सी सेल हो गई, मेन। अब बताओ स्टमक के वैसे तो 4 पार्ट है एनसीईआरटी के बिहाफ पर, लेकिन कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, क्योंकि बॉडी को हम कार्डियक के साथ ही पढ़ते हैं। तो इनमें 3 तरह की ग्लैंड हो गई, कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड। इनमें से सबसे खास कौन सा स्टमक है, फंडिक। और इसमें जो ग्लैंड है वही मुख्य ग्रंथियां हैं, फंडिक ग्लैंड। उनमें कितनी तरह की सेल है, तो आपको पूरी पता चल गई, 5 तरह की, 5 टाइप की। एनसीईआरटी में कौन कौन सी लिखी है, एक ये लिखी हुई है जिसे चीफ, पेप्टिक या जाइमोजन कहते हैं। दूसरी पैराइटल या आक्जेंटिक दी हुई है, इसे भी कहेंगे। और म्यूकस सेल, ये 3 दी हुई हैं। बेसल सेल और एंडोक्राइन सेल नीचे सेकंड पैरा में उसमें एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए दी हैं, लेकिन डायरेक्ट उसने 3 सेल का पहले नाम दिया है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। वो क्वेश्चन इधर से पूछ लेगा सेकंड पैरा से, आप डायरेक्ट चीफ, पैराइटल, म्यूकस ऐसे बताएंगे। लेकिन बेसल और एंडोक्राइन ग्लैंड सेल कौन सी हैं, ये भी मैं अभी बताता हूं। तो सबसे पहले चीफ,
ये एंजाइम निकालती है। अभी थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। दूसरा पैराइटल सेल है या आर्जेंटिक सेल हैं। सो पैराइटल या आर्जेंटिक सेल जो होती हैं ये निकालती हैं, ध्यान रखना, ये HCl का सिक्रीजन करती है प्लस कास्टल इंटेंसिक फैक्टर, कास्टल इंटेंसिक फैक्टर का सिक्रीजन करती है। और ये कास्टल इंटेंसिक फैक्टर जो होता है ना, विटामिन B12 के एब्जॉर्बेशन में हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सबको पता होगा शायद। तो पहले चीप सेल, फिर पैराइटल सेल, और तीसरी हो गई म्यूकस। अब अच्छा देखो, अब सब बच्चों के लिए क्वेश्चन आ गया, बेसल सेल क्या करती है? बेसल सेल का क्या कार्य है? ये कौन सी सेल है और यह क्या करेंगी, जरा इनके विषय में बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए आया है, कौन सा? बेसल सेल। बताइए बेसल सेल क्या कार्य करती हैं? कितने बच्चे इसका जवाब देना चाहेंगे? तब तक हम लोग बात करेंगे इंडोक्राइन। इंडोक्राइन सेल ए सेल होती हैं और जी सेल। कौन कौन सी होती हैं? ए सेल और जी सेल। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ए सेल और जी सेल की मैं बात करूंगा। पहले मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है बेसल सेल का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेसल सेल क्या करती हैं, तो बेसल सेल टोटीपोटेंट सेल है। कुछ बच्चों ने लिखा होगा टोटीपोटेंट सेल, अर्थात ये पूर्ण शक्ति कोशिकाएं हैं। इनको एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल, एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल भी कहते हैं। और ये सेल किसी भी तरह की सेल का फॉर्मेशन स्वयं कर सकती हैं। मतलब ये एक तरह से एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल टोटीपोटेंट सेल हैं, जो चीप सेल, पैराइटल सेल, म्यूकस सेल, एंडोक्राइन सेल, किसी भी तरह का सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तभी इनका नाम क्या है? एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल या टोटीपोटेंट सेल है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सी कोशिकाएं एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल या किस तरह से टोटीपोटेंट सेल की तरह से कार्य करती हैं? आंसर होगा बेसल सेल। अब देखो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलता नहीं है, तो ये गलत होने के चांस रहते हैं, इसलिए इसे बहुत समझना है। तो ये सेल कौन सी हो गई? चीप, जो मेन है, जो क्या करेगी? एंजाइम का सिक्रीजन करेगी। और कैसे एंजाइम निकालेगी? इनएक्टिव। मैं बताऊंगा कौन कौन से, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और थोड़ा सा लाइपेज भी निकालती है। तो ध्यान रखना, इस तरह से आएंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज भी निकलेगा, वो मैं बताऊंगा आगे आपको। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कौन सा था? ये एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल है। अब देखो इंडोक्राइन सेल है, इसमें ए सेल और जी सेल होती है। कौन कौन सी? ए सेल और जी सेल है। जी सेल सिर्फ और सिर्फ कहां पर? ये सिर्फ पाइलोरिक ग्लैंड, मतलब पाइलोरिक स्टमक में पाई जाती है। क्या नाम है इनका? जी सेल। कहां पाई जाएंगी? सिर्फ पाइलोरिक स्टमक में पाई जाएंगी। और गैस्ट्रिन, कौन सा? गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव करती है। ध्यान रखना, गैस्ट्रिन हार्मोन, सोचो क्वेश्चन बन गया। गैस्ट्रिन हार्मोन्स का सिक्रीजन करती है। क्या करता है गैस्ट्रिन हार्मोन? तो ध्यान रखना, गैस्ट्रिन हार्मोन और वैगस नर्व दोनों मिलकर क्या करेंगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं। क्या निकालने के लिए? गैस्ट्रिक जूस के स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब गैस्ट्रिन हार्मोन जो जी सेल निकालती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां होंगी? सिर्फ कौन से भाग में? तो स्टमक के किस भाग में? आपको बताना पड़ेगा, पाइलोरिक स्टमक वाले रीजन में। कौन सी होंगी? ये होंगी जी सेल। अब देखिए ए सेल होती हैं अर्जेंटाफाइन सेल। ए सेल को क्या कहते हैं? अर्जेंटाफाइन सेल्स। और ये सेल निकालती हैं हिस्टामाइन, सीरोटोनिन और सोमेटोस्टेटिन। देखिए ये खास आ गया, क्या? सोमेटोस्टेटिन।
स्टेटिन। अब देखो ये तो वासोडाइलेटर है, ये वासोकंस्ट्रक्टर है। वासोडाइलेटर ब्लड वेसल को क्या करेगा, फैला देगा। ये क्या है, वासोकंस्ट्रक्टर है जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करा देगा। लेकिन अब ये क्या है, सोमेटोस्टेटिन। तो देखा ना, अभी कहा था पाइलोरिक, ये गैस्ट्रिन हार्मोन्स, गैस्ट्रिक जूस के स्राव को प्रेरित करता है, बढ़ाता है, और सोमेटोस्टेटिन गैस्ट्रिक हार्मोन्स के सिक्रीजन को रोकता है। अब देखो यही क्वेश्चन आ जाता है। अब ये बच्चे तो गेस कर जाते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन्स क्या करेगा, लेकिन जब बात यह आती है कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीजन को नियंत्रित कौन करता है, तब आपको सोमेटोस्टेटिन की बात समझनी पड़ेगी। और ध्यान रखना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, सोमेटोस्टेटिन सिर्फ यहीं पर नहीं निकलता। अभी मैं यहां बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद मैं क्रिप्टाफ्लिवरकून बताने जा रहा हूं, वहां पर भी यही होगा, वहां पर भी यही आएंगी और फिर सोमेटोस्टेटिन निकलेगा। यही चीज तुम लोगों को कहां उधार बताया जा चुका होगा, या मैंने भी बताया है बहुत बच्चों को। कहां, जब बात करूंगा किसकी, पेंक्रियाज की, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की। सो अल्फा बीटा गामा या अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी सेल होती है। सो उसमें अल्फा सेल आपको पता है ग्लूकोगान निकालेंगी, बीटा सेल इंसुलिन निकालेंगी और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन निकालेंगी। सोमेटो यहां भी निकल रहा है, ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए भी यही निकलता है। इसका मतलब सोमेटोस्टेटिन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में निकलने वाला हार्मोन है और यह क्रिया को रेगुलेट करता है, कम करता है, तभी इसका नाम है सोमेटोस्टेटिन, मींस कम करने वाला। सारे बच्चों को पता होना चाहिए, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से करना है, समझ के करना है, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा, देखो ग्लैंड में फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग, कहां से, देखिए हमने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, तो आपको बताना है जो स्टमक है, स्टमक वाले रीजन की बात कर रहा हूं। स्टमक के कितने पार्ट हैं, एनसीईआरटी में 4 दिए। पहला भाग कार्डियक, याद करें। दूसरा भाग क्या होगा, कार्डियक स्टमक से जुड़ा हुआ बड़ा सा पार्ट जिसे हम लोग कहेंगे बॉडी। ऊपर क्या है, फंडस। नीचे क्या है, पाइलोरिक। जब स्टमक पढ़ाऊंगा तो सब मजा आएगा, पहले एक बार समरी दिमाग में बन जाएगी ना, तो आगे की क्लासेस में आपको ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। तो अब देखो, जब ये फिर से बताऊंगा, देखो ये एक बार नहीं, ये तो भी समरी बता रहा हूं कि कितनी तरह की ग्लैंड है। सिर्फ आप अगर आज नाम भी लर्न कर लोगे ना, तो अगले बारे लेक्चर में जब मैं स्टमक पढ़ाऊंगा या बक्कल कैविटी पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें आएंगी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सब पता है, सब कुछ आता है और आप अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। सो स्टमक के हमने कहा ना, कार्डियक और बॉडी में एक जैसी ग्लैंड है, क्या नाम है उनका, कार्डियक ग्लैंड। और फंडिक वाली रीजन की ग्लैंड का नाम फंडिक ग्लैंड है, और नीचे छोटा सा पार्ट है स्टमक का, उसका नाम पाइलोरिक स्टमक है, और उसमें जो ग्लैंड है उनका नाम पाइलोरिक ग्लैंड है, ठीक। हमने कहा सब में सेल हैं, लेकिन फंडिक रीजन में 5 तरह की मुख्य सेल यहीं पर होती हैं। क्यों, अधिकतर म्यूकस सेल होती हैं सब में, लेकिन यहां पर क्या है, चीफ सेल, पैराइटल सेल, म्यूकस, बेसल और इंडोक्राइन, इतनी तरह की सेल है। इनमें चीफ मुख्य सेल है, इनका अब यही क्वेश्चन आ जाता है, अधिकतर बच्चे कर लेते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तो आप चीफ सेल का नाम, चीफ सेल को और क्या कहते हैं, पेप्टिक सेल, या क्या कहते हैं, जाइमोजन सेल। अब ये नाम ही आ जाएंगे तो आप आसानी से इसके पहले नाम याद कर लो। और ये क्यों खास है, क्योंकि यही एंजाइम का सिक्रीजन करती हैं। लेकिन कैसे एंजाइम निकालती है, इनएक्टिव, तभी तो नाम क्या है, जाइमोजन सेल, क्योंकि इनके अंदर जाइमोजन ग्रेन्स होते हैं और ये इनएक्टिव एंजाइम ही सिक्रीट करती हैं। इन एंजाइम्स को सक्रिय कौन बनाएगा, एक्टिव कौन बनाएगा, तो पैराइटल सेल से निकलने वाला एचसीएल इनको एक्टिव कर देगा, ठीक। तो ये इसी वजह से पैराइटल इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये एचसीएल निकालती है। दूसरा, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकालेंगी, और जब कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर निकलेगा तो देखिए ध्यान से, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को अवशोषित करने में मदद करेगा, ठीक। और एचसीएल क्या करता है, एक तुमको बहुत खास पॉइंट बता देता हूं, खास क्वेश्चन है ये, फेरिक को फेरस में, किसमें, ये एचसीएल हमारा फेरिक
को फेरस में कन्वर्ट करता है और इसी फॉर्म में आयरन को हमारी एलिमेंट्री कैनाल अवशोषित कर सकती है। इसका मतलब HCl फेरस बनाने में मदद कर रहा है। बहुत से काम है HCl के बताऊंगा। और कास्टल इंटेंसिक फैक्टर विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करता है। तो मान लिया जाए किसी समय अगर हम स्टमक की सर्जरी करें, तो जब आप डॉक्टर होंगे आप सर्जरी करेंगे, उस समय अगर इन ग्लैंड में डिस्टरबेंस हो गया इन सेल में, तो क्या होगा? तो इनीमिया हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो आयरन की डिफिशियंसी से हो जाएगा और विटामिन B12 की डिफिशियंसी से इनीमिया हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछा जाता है। तो आप इंटेलिजेंट हो, आप कर सकते हो। अब देखिए, तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये पैराइटल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो म्यूकस सेल, ये तो म्यूकस निकालती है, सभी ग्लैंड कार्डियक में, फंडिक में, सब जगह पाई जाती है। बेसल सेल एम्ब्रियोनिक रिजर्व है, बता ही डाला आपको, क्योंकि ये सेल अन्य सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण स्वयं कर सकती है। इंडोक्राइन जो सेल होगी, ये इंडोक्राइन सेल क्या करती है? दो तरह की है। ए सेल खास है, जी सेल भी। जी सेल तो बहुत ही खास है भाई, क्योंकि ये सिर्फ पाइलोरिक स्टमक में है, अर्थात पाइलोरिक ग्लैंड में होंगी। और क्या सिक्रीट करेंगी? गैस्ट्रिन हार्मोन्स निकालती हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन्स गैस्ट्रिक जूस के स्राव को प्रेरित करता है। हिंदी में ऐसे करेंगे, इट स्टिमुलेट सिक्रीजन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। और दूसरी बात क्या कहेंगे? अब देखो, ठीक है, किसके साथ? वैगस नर्व के साथ मिलकर। ध्यान रखना, क्वेश्चन का कट को समझना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। वैगस नर्व के साथ मिलकर, इसका तो क्रेनियल नर्व की बात करें तो वैगस। अब जरा देखो, इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरी बात, ए सेल या अर्जेंटाफाइन सेल की बात करें तो ये निकालती है हिस्टामाइन, सीरोटोनिन और सोमेटोस्टेटिन। और सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा? सोमेटोस्टेटिन सिक्रीजन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो बढ़ाने का काम, स्टिमुलेट करने का काम गैस्ट्रिन, रोकने का काम सोमेटोस्टेटिन करता है। इस तरह से आपने देखा कि कौन कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां कहां पर हैं और इनके क्या फंक्शन हैं, इन्हें भी आप समझ सकते हो। ओके, अब इस तरह से इतना पार्ट आपको करना है। नेक्स्ट टाइम पर हम लोग अगले पार्ट में शुरू करेंगे। अब हम लोग सिस्टमैटिक वे में कहां से पहले से चलेंगे, माउथ, जिसमें मैं आपको लिप्स बताऊंगा। माउथ क्या है, लिप्स क्या है, लिप्स कौन सी मेम्ब्रेन से घिरे हैं, क्या इनमें मसल्स हैं, सारी चीजें आपको एक तरफ से शुरुआत होगी। समरी आपके दिमाग में बन गई है कि हमने पहले एलिमेंट्री कैनाल समझा, फिर हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड समझी हैं। ये समरी है, इसे एक बार भी समझ लेना बस। क्यों? ये सारी चीज जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो सब आने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में अब शुरुआत से माउथ से हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बार बार पढ़ते रहिए, समझते रहिए इसको और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना, जिससे और अच्छी अच्छी बातें हम लोग लाके बताते रहें। क्वेश्चन पर बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, धन्यवाद।